कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशि जो ना तो मूल राशि पर आधारित होता है और ना ही व्युत्पन्न राशि पर आधारित, यानी दोनों राशियों से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। अब पूरक भौतिक राशि की संख्या कितना है, 2। पूरक भौतिक राशि कितना है, 2। कौन कौन, समतल कोण, कौन है, समतल कोण, और दूसरा है घान कोण। समतल कोण है और दूसरा है घान कोण। अब बताइएगा समतल कोण किसे कहते हैं। अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए कि समतल कोण किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा, तब बोलिएगा ना, समतल सतह पर, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, समतल सतह पर दो अलग अलग दिशाओं में खींची गई रेखाओं के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। नहीं, डिफिनेशन क्या होगा, समतल सतह पर, तो बोर्ड कैसा है, समतल है, तो समतल सतह पर किसी बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, तो ये दिशा अलग अलग है ना, अलग अलग दिशाओं में खींची गई रेखाओं के बीच बने कोण को समतल कोण कहा जाता है। और समतल कोण को किससे सूचित करते हैं, थीटा द्वारा। किससे सूचित करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चाप। तो चाप की लंबाई को हम क्या कहते हैं, एल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आप बात करेंगे समतल कोण थीटा बराबर क्या होगा, ये क्या है, ये आर है। क्या है ये, आर। तो ये वृत्त का एक भाग हो गया ना। आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक वृत्त। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और ये वृत्त का चाप हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा, बस इतना तो है इसमें। तो क्या बोलिएगा, समतल कोण का किसी समतल सतह के किसी बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में खींची गई रेखाओं के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। और समतल कोण को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है और समतल कोण थीटा बराबर एल बटा आर होता है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं चाप बटा त्रिज्या। क्या बोल सकते हैं, चाप बटा त्रिज्या बोल सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं घान कोण। घान कोण किसे कहते हैं बताइए, घान कोण किसे कहते हैं। आइसक्रीम खाए हैं ना कोन वाला, बस वही है। ठोस कोणीय आकृति से, या कह सकते हैं ना, ठोस कोणीय आकृति से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, घान कोण कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आइसक्रीम जो होता है वो पूरा भरा होता है इसके अंदर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ठोस। ठोस कोणीय आकृति से घिरे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, घान कोण कहते हैं। और घान कोण को बताए थे ओमेगा या ओमिए द्वारा सूचित किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा या, आज फिजिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ओम। क्या बोलते हैं, और जब कोण की बात होगी तो ओम से ही ओमेगा बनेगा, ओम से ओमेगा या ओमिए इसको बोलते हैं। तो ये हो गया ओमेगा या ओमिए। ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का भाग है ना, ये किसका भाग है, तो वृत्त का भाग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए। इसको हम फिर क्या कहेंगे, अगर इसको मिला दे तो एक वृत्त का हिस्सा ही बन जाएगा, तो इसको आर ना जी, इसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। तो इस प्रकार से ओमेगा या ओमिए बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा आर हो जाएगा। उसी के जैसा ये भी है, बस अंतर है कि ये ठोस कोणीय है, ये पूरा ठोस भरा पड़ा है, इसीलिए ठोस किसी क्या बोलेंगे, किसी ठोस कोणीय आकृति से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, लटा जाता है जी, लूज हो गया। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ठोस कोणीय आकृति से घिरे हुए भाग को या संरचना को क्या कहते हैं, घान कोण कहते हैं। अब बात आता है दोनों का मात्रक लिखने का। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। मैथ में भी पढ़े होंगे समतल कोण। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। और दूसरा है घान कोण। तो घान कोण का मात्रक क्या है, अस्टेरेडियन। क्या हो जाएगा, अस्टेरेडियन। तो याद रखिएगा समतल कोण का मात्रक। और आपको एग्जाम में यही पूछेगा कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा घान कोण का मात्रक क्या होता है, तो अस्टेरेडियन। कहीं आपको डिफिनेशन फिगर नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो मात्रक ही पूछेगा। चलिए इसके आगे क्या है, पद्धति तो हो गया है ना, सीजीएस पद्धति। अगला है पॉइंट समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत बताइएगा कोई। समघातता का सिद्धांत किसे कहते हैं, समघातता का सिद्धांत किसे कहते हैं, नाम है समघातता।
सम मतलब बराबर, घात, घात मतलब पावर, घात का मतलब क्या, पावर यानी वैल्यू, पावर मतलब वैल्यू। तो समघातता का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो सीधे बोलेंगे समघातता के सिद्धांत के अनुसार केवल समान भौतिक राशि वाले मानों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, बोल सकते हैं ना। समघातता के सिद्धांत के अनुसार केवल समान भौतिक राशि वाले मानों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे हम 5 केजी की बात करेंगे और प्लस 3 केजी की बात करेंगे तो अब कितना बताइएगा आप, 8 केजी बताइएगा, बताइएगा ना। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है दोनों सेम है, और सेम है मतलब पावर सेम है, सेम है का मतलब क्या है, पावर सेम है, तो इसीलिए इसको हम आसानी से जोड़ दिए। लेकिन कहेगा 4 आवर प्लस 3 मीटर, तो यह क्या, इसका रिजल्ट क्या बताइएगा, 4 आवर प्लस 3 मीटर, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये समघातता के सिद्धांत का पालन नहीं करता है और ये समघातता के सिद्धांत का पालन करता है। उसी प्रकार से घटाव वाला में भी होगा, जैसे 5 मीटर अब -2 केजी कर देंगे, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो। हाँ 10 केजी माइनस कितना हो जाएगा, 2 केजी, तो हम सीधे बोलेंगे कि 8 केजी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समघातता का सिद्धांत कहता है केवल समान भौतिक राशि वाले मानों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। असमान भौतिक राशि वाले मानों को ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। बस यही है समघातता के सिद्धांत में। अगला पॉइंट है आपका बीमा का, पूरा ना पढ़ लो जी हैं, अच्छा हाँ। अब आगे है मात्रक लिखने का तरीका, मात्रक लिखने का तरीका, मात्रक लिखने का तरीका। जैसे हम लोग मात्रक कोई लिखते हैं, कोई भौतिक राशि का, कौची करो जी, पढ़ो ना, इतना ठंडा में था, तो ऐसे ही हम मात्रक नहीं लिखेंगे, उसका भी कंडीशन हम लिखाए थे। पहला कंडीशन क्या था, बोलिए, मात्रक लिखने का पहला कंडीशन बताइए क्या क्या था। यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो क्या होगा, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, ध्यान दीजिएगा हम बोल रहे हैं, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो पूरा मात्रक किस में लिखेंगे, कैपिटल में, यानी पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, या पूरा कैपिटल होगा। अच्छा उसका शॉर्ट फॉर्म किस में लिखेंगे, उल्टा जी, पूरा स्मॉल में और शॉर्ट फॉर्म उसका कैपिटल में आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन को ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन हम अगर पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं ना इस प्रकार से, तो पूरा लिखते हैं तो हम स्मॉल में, और जब इसका क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। ये पहला था। दूसरा था, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ना हो तो मात्रक एवं संकेत दोनों को किस में लिखेंगे, मात्रक एवं संकेत दोनों को किस में लिखेंगे, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ना हो तो पूरा मात्रक एवं संकेत दोनों ही छोटी अक्षर में लिखा जाएगा। जैसे हम मीटर की बात करते हैं, मीटर तो कोई वैज्ञानिक है नहीं, तो दोनों को किस में लिखेंगे, स्मॉल में, तो METRE ऐसे लिखेंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, मीटर। क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यदि पहला रूल है कि यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म कैपिटल में और उसका फुल फॉर्म यानी न्यूटन पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल में होगा। लेकिन वैज्ञानिक के नाम पर ना हो तो क्या हो जाएगा, चाहे वह पूरा नाम या उसका शॉर्ट नाम दोनों ही स्मॉल में लिखा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए मीटर, मीटर एक यूनिट है जो बिना किसी वैज्ञानिक के नाम पर है, लेकिन न्यूटन एक यूनिट है जो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। तो जब हम इसको शॉर्ट लिखेंगे तो कैपिटल में, आप पूरा न्यूटन लिखेंगे, इसका पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन अगर वैज्ञानिक के नाम पर ना हो, जैसे मीटर वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो दोनों ही स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, चाहे फुल लिखें चाहे उसका शॉर्ट फॉर्म लिखें। तो दूसरा रूल। तीसरा रूल कहता है
कि यदि कोई मात्रक, ध्यान दीजिएगा, तीसरा रूल क्या है, यदि कोई मात्रक गुणनफल के रूप में हो, तीसरा क्या है, यदि कोई मात्रक गुणनफल के रूप में हो तो उसको हम क्या रखेंगे, दोनों के बीच डॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मीटर, मीटर इंटू सेकेंड, क्या बोलते हैं, मीटर इंटू सेकेंड, इस प्रकार से बोलते हैं। या हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम डॉट का प्रयोग करते हैं या तो हम हाइफन का प्रयोग करते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए दो तरह से, या तो डॉट का प्रयोग कर सकते हैं या तो हाइफन का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के बीच। तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है, यदि कोई मात्रक, चौथा क्या है, यदि कोई मात्रक भाग के रूप में हो तो कैसे लिखेंगे, यदि कोई मात्रक भाग के रूप में हो तो उसे भी दो तरीका से लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। यदि कोई मात्रक भाग के रूप में हो तो उसे भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक और था ना, हाँ एक और है, यदि कोई मात्रक बहुवचन में लिखना हो, पचमा क्या है, यदि कोई मात्रक बहुवचन में लिखना हो, चाहे हमको लिखना हो 10 न्यूटन्स, क्या लिखना है, 10 न्यूटन्स, तो हमेशा प्लुरल बनाया जाता है, तो फुल फॉर्म को बनाया जाता है प्लुरल, यानी ऐसे, ऐसे लिखेंगे 10 न्यूटन्स। हम जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म का बहुवचन नहीं होता है, क्या जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म का बहुवचन नहीं होता है। अगर हमको 10 मीटर्स लिखना है तो 10 मीटर्स ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे मीटर्स, लेकिन कभी भी हम ऐसे 10 मीटर्स नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है। तो यही आपका रूल है 5 गो। फिर से एक बार देख लीजिएगा मात्रक लिखने का तरीका। कहीं भी अगर मात्रक लिखना हो एग्जाम में तो सीधे याद रखिएगा कि कोई भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसका शॉर्ट नाम कैपिटल लेटर में एवं फुल नाम उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा रूल है, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ना हो तो पूरा नाम एवं शॉर्ट नाम दोनों ही स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तीसरा रूल है, यदि कोई मात्रक गुना के रूप में हो तो उसके बीच डॉट या हाइफन का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई मात्रक भागा के रूप में हो तो उसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। पांचवा रूल है, यदि कोई मात्रक को बहुवचन में लिखना हो तो पूरा नाम लिखकर एपोस्ट्रोफी एस लगा के बहुवचन बनाएंगे, और शॉर्ट का कभी भी बहुवचन नहीं होता है। बस यही 5 गो रूल है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स था इसके बाद ना। अब हम लोग जानते हैं लंबाई की माप के बारे में। लंबाई की माप, लंबाई की माप, तो लंबाई की माप कितने विधि से होता है, तो 2 विधि से आपको बताया गया है। पहला है सीधी विधि, क्या बताया गया है, हाँ सीधी विधि बताया गया है, और दूसरा है परोक्ष विधि, क्या है, उल्टी ना होता है, परोक्ष विधि होता है। पहला है सीधी विधि और दूसरा है परोक्ष विधि। यानी लंबाई की माप हम 2 तरीके से करते हैं, एक सीधी विधि का उपयोग करते हैं, दूसरा हम परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं। अब आप लोग बताइएगा सीधी विधि में क्या होता है और परोक्ष विधि में क्या होता है। हाँ देखिए, आप लोग कपड़ा के दुकान में गए होंगे तो कपड़ा कटवाते हैं ना, तो उसके पास देखिएगा इतना बड़ा स्टिक लग रहा रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक के बार लगाएगा और काटना शुरू कर देगा। लेकिन परोक्ष विधि में हम लोग क्या करते हैं, फीता का उपयोग करते हैं, फीता निकालते हैं, अलग अलग लंबाई मापते हैं, तब जाके होगा। यानी इसमें जो है समय ज्यादा लगता है और इसमें समय क्या लगता है, कम, क्योंकि एक ही बार में मापा जाता है ना। पहले क्या होता था, खेत मापने के लिए सिक्कड़ का उपयोग होता था, अब क्या होता है, फीता का उपयोग होता है। पहले जो खेत मापा जाता था वो स्क्वायर फीट में नहीं बल्कि कड़ी में मापा जाता था। कड़ी मतलब समझते हैं,
एक कड़ी, दो कड़ी, वैसे कड़वा होता था ना, एक कड़ी का होता था, दो कड़ी। और इस प्रकार से कड़ी से धूर नापा जाता था। क्या नापा जाता था? धूर। सुने ना, एक धूर 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, 10 धूर बराबर आधा कट्ठा होता है, नहीं जानते हैं ना? और 30 धूर बराबर 1 एकड़ होता है, नहीं जानते हैं? या 30 कट्ठा बराबर 1 एकड़। तो देखिए क्या होता है, उसमें धूर होता था, धूर, धूर की, फुरकी, ये सब होता था। मतलब कि एक कड़ी का भी अलग अलग हिस्सा होता था, उसमें निशान लगा हुआ रहता था, उसमें से धूर, धूर ना पाता था सिक्कड़ से, और धुरकी ना पाता था उसका आधा हिस्सा से, और फिर फुरकी ना पाता था, जो छोटा हिस्सा होता था ना, वो होता था। तो सीधी विधि में हम किसका उपयोग करते हैं? सीधे एक ही लंबाई का उपयोग करके पूरे हम उसको माप लेते हैं। यानी सीधी विधि में हम इसमें क्या लिखे थे? हाँ, सीधी विधि कह रहा है कि सीधी विधि से लंबाई की माप एक मानक मीटर के द्वारा की जाती है। मानक मीटर वही इतना बड़ा 1 मीटर का छड़ निकालेगा, छड़ी निकालेगा दुकान वाला, और एक के बार में 1 मीटर माप देगा, और उसी का 5 गुना, अगर 5 मीटर ले रहे हैं तो उसी को 5 बार दोहरा देता है, काट देता है ना। कपड़ा के यहाँ ऐसा होता है। फिर परोक्ष विधि में आप क्या देखे हैं? परोक्ष विधि का उपयोग बहुत ही लंबी दूरी या सूक्ष्म दूरी, ध्यान दीजिएगा, परोक्ष विधि का उपयोग हम क्या करते हैं? हम कोई मानक मीटर का उपयोग उसमें नहीं करते हैं। या तो हम बहुत बड़ी दूरी मापते हैं या तो बहुत छोटी। अब बताइए, 1 मीटर के स्केल से हम बहुत बड़ी दूरी माप सकते हैं? यानी अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापनी है तो किसका उपयोग करते हैं? परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हम किससे मापते हैं? फीता से, कौची से मापते हैं? अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापनी होती है तो किससे मापते हैं? प्रकाश के वेग से। किससे मापते हैं? प्रकाश के वेग से मापते हैं। यानी प्रकाश कितना समय में पृथ्वी तक आया, जितना समय आने में लगा उसी से हम उसका दूरी नाप लेते हैं, जिसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं ना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसको किसी फीता या किसी स्टिक के द्वारा नहीं मापा जाता है, बल्कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसके वेग से हम माप लेते हैं, नहीं, इसीलिए इसको हम परोक्ष विधि कहते हैं। दूसरा चीज आता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, आपके 2 बालों के बीच की दूरी कौन फीता से नापिएगा? आपके 2 बालों के बीच की दूरी कुछ होगा ना, तो 2 बालों के बीच की दूरी हम कौन से यंत्र से मापेंगे? तो कुछ किसी ऐसे यंत्र से मापेंगे जिसमें ना तो स्केल की आवश्यकता पड़े ना तो फीता की आवश्यकता पड़े, नहीं, जिसको हम लोग क्या मान सकते हैं? डेसीमीटर में माप सकते हैं। तो डेसीमीटर में ये सब मापेगा? नहीं मापेगा, इसलिए इसको हम परोक्ष विधि कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भी आता है जो आप छोटी छोटी दूरियों को मापने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सड़कें बनती है तो उसमें फीता से नहीं मापा जाता है। जब मोहल्ला वाला गली नपाएगा तो फीता से नपाएगा, लेकिन सड़क नपाता है तो देखिएगा इंजीनियर जो होता है एक कैमरा रखता है, और कैमरा से ही नापता है उसका डिस्टेंस कि कितना दूरी है। कैमरा से ही मापा जाता है, क्योंकि उससे एक किरणें निकलती है। एक यहाँ कैमरा वाला लिए हुए रहेगा, एक अपोजिट में एक और व्यक्ति जाएगा, वहां पे एक प्लेट रखेगा, और उस प्लेट से किरणें टकराकर उसके पास जाएगी, तो कितना आने में और कितना जाने में समय लगा, उसके द्वारा वो दूरी ज्ञात हो जाती है कि वो कितना दूरी है। हाँ, तो इस तरह से हम मापन करते हैं। फिर आता है छोटी दूरियों के मापन के बारे में। अब बताइए, छोटी दूरियों का मापन, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? बताइए, 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? हाँ, 10 के पावर -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? हाँ, 10 के पावर -9 मीटर होता है। बताइए, 1 मेगा बराबर कितना होता है? 1 मेगा बराबर क्या, या मेगा मीटर बराबर क्या होता है? कितना मीटर? 10 के पावर +6 मीटर होता है। 1 मेगा मीटर की बात होगा तो 10 के पावर 6 मीटर की बात होगा। अगर 1 फर्मी की बात होगा तो कितना होगा? 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो ये दूरियों के अलग अलग पैमाना है, अलग अलग मापन है। अब यहाँ पे आता है आपका अंक तंक, तो समझ में करते हैं आप, स्थानीय मान भी जानते हैं, जो जरूरी है उसको। सार्थक अंक किसे कहते हैं? बताइए, सार्थक अंक किसे कहते हैं? मापन में अंकों की वह संख्या जिसे किसी यंत्र द्वारा ठीक ठीक मापा जा सके। मापन में अंकों की वह संख्या जिसे किसी यंत्र द्वारा ठीक ठीक मापा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रहे कि जैसे हम बाजार से कोई सामान लाते हैं तो दुकान वाला तौल के देता है, तो उसके पास अलग अलग तराजू होता है। एक तराजू जो होता है वो होता है डंडी वाला। डंडी मतलब समझते हैं, एक ऐसे स्टिक रहता है और उसमें से रस्सी लटका हुआ रहता है, और उसमें भी बटखारा के रूप में क्या होता है, तो आईंटा होता है या पत्थर होता है ना जी, आईंटा होता है या पत्थर होता है। तो क्या उस पर भरोसा होता है? साइकिल बन गया, तराजू हम बनाए जी, साइकिल नहीं लगा जी। हाँ तो देखिए, एक डंडी वाला होता है जो पहले गांव में भी इस्तेमाल होता था, डंडी वाला यानी बट्टा। बट्टा समझते हैं ना, बट्टा मम्मी बिनती थी और उसी में 3 गो रस्सी टांग के तराजू बना दिया जाता था। वो तराजू किसी के यहाँ है, रेयर केस में गांव में एक आध दो के यहाँ होगा, नहीं तो ये होता था। क्यों 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 ऐसा लोग बनाते थे? अब बटवा अगर एगो बड़ा छोटा हो गया तो ये जब भाल्टू नट बांध देते थे ना जी। तो देखिए बट्टा का उपयोग क्यों होता था? क्योंकि गांव में पहले लोग गरीब थे तो मार्केट से लोहा वाला तराजू नहीं खरीद पाते थे, तो लगा कि फ्री वाला तराजू क्यों, खाली ये डंडी खरीद के लाना पड़ता था। कोई कोई घर वो बना लेते थे। फिर इसके बाद क्या आया? सिक्कड़ वाला आया। नहीं, सिक्कड़ वाला आया ना, इस प्रकार से होता है सिक्कड़ वाला। हाँ वही लोहा वाला सिक्कड़ वाला। तो थोड़ा सा भरोसा हुआ क्योंकि इसमें बटखारा का इस्तेमाल होने लगा। नहीं, इसमें बटखारा का इस्तेमाल होने लगा तो थोड़ा सा भरोसा हुआ बटखारा पर, क्योंकि वो सरकार के मापन के अनुसार दिया गया है। वो बटखारा जो बनता है वो सरकार के हिसाब से बनता है, सरकार के गाइडलाइन में बनता है, इसलिए भरोसा इस पे थोड़ा हुआ। और ये सीधा सीधी हो गया तो हम समझते हैं कि दोनों बराबर है। इसमें तो सीधा सीधी होवे नहीं करता था जी, थोड़ा सा अगर इधर झुकल है थोड़ा सा उधर नहीं पता चलता, क्योंकि सीधा करने का कोई तरीका इसमें नहीं था। ये इस पे भी आप भरोसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी सिकड़वा इसे चढ़ जाता है, सिकड़वा चढ़ गया तो डंडी मरा गया। नहीं, या सिकड़वा का ऐठा गया तो उसमें भी डंडी मरा जाता है। नहीं, जैसे आप देखिएगा ना, कूट तौलने वाला आता है, जिसको देखे हैं तराजू जी, कूट तौलने वाला का तराजू कैसा रहता है? ऐसा नहीं रहता है, उसका अलग रहता है, ऐसा रहता है। कूट जो तौलने आता है उसका तराजू में देखिएगा, पहले इतना लोहा लगा रहेगा, यहाँ इतना दूर लोहा लगा रहेगा, उसके बाद यहाँ से रसिया लगा रहेगा। कभी गौर किए हैं? तो इसमें क्या होता है, कैसे कोती मारता है कूट तौलने वाला, आप लोग को नहीं पता चलेगा। देखिए क्या कैसे कोती मार लेता है कूट तौलने वाला। ये जो छड़वा रहता है, यहाँ पे जो लोहा लगा रहता है, जब तौले लगेगा ना तो ऐसे पकड़ेगा, ऐसे मोड़ देगा, यानी इसको ऐसे दबा देगा। इसका मतलब क्या कि जिधर कूट तौल रहा है 1 किलो वजन वो एक्स्ट्रा ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा होने से ये इधर की ओर प्रेशर दे दिया ना, प्रेशर दे दिया, इसीलिए उसमें 1 किलो कम से कम ज्यादा मार लेगा कूट।